हाय गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आरबीआई ने सारे लोन्स पर 1 मार्च से 31 अगस्त तक मोरेटोरियम का एक ऑप्शन दिया था, जिसको बहुत सारे बोरोवर्स ने अवेल किया था हमारे कंट्री में। एंड तभी से उस दौरान लोन्स पे लगे हुए इंटरेस्ट और कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इन दोनों पे ही काफ़ी चर्चा चल रही है। एंड केसेस जो हैं काफ़ी सारे वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। एंड लास्ट 1-1.5 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल हियरिंग्स जो हैं इस मैटर के कर लिए हैं। तो लास्ट हमने इस मैटर के हियरिंग्स जो अगस्त तक हो गए थे, वो एक वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में कवर किए थे। तो इसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आ गया होगा, तो आप रेफरेंस के लिए उसे भी देख सकते हैं फटाफट। एंड उसके आगे 26 अगस्त से 5 अक्टूबर तक काफ़ी सारे हियरिंग्स और हो गए हैं। और अगर उन सारे हियरिंग्स का एक फ्रेज में अगर मुझे समरी देना हो आपको, तो वो देने के लिए मैं सनी देओल के 93 में आई हुई दामिनी मूवी का वो डायलॉग उठाना चाहूँगा कि अभी तक जो इन हियरिंग्स में हुआ है वो हुआ है कि अदालत देती रही है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। प्रिसाइसली यही होते रहा है। और ऑप्शन भी क्या है सुप्रीम कोर्ट के पास? आई मीन ये मुद्दा देखिए जाए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितने बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व है इसमें। अब आरबीआई ने अगर कह दिया है कि अगर जो मेन इंटरेस्ट है वही अगर इन लोन्स का वेव कर दिया जाए तो बैंक्स को 2 लाख करोड़ का फटका लग सकता है। अब 2 लाख करोड़ अगर बैंक्स की जेब से जाएंगे तो वो है तो हमारे और आपके जैसे डिपॉजिटर्स का ही पैसा, तो फिर हमारे पैसे का क्या? अगर हमारे एफडीज बैंक खा गए तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या? तो आरबीआई ने तो ये बोलकर काइंड ऑफ हाथ खड़े कर दिए। तो अभी ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो मेन इंटरेस्ट अमाउंट है, जो 2 लाख करोड़ जिसकी वैल्यू बताई है आरबीआई ने, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन मिलने भी नहीं वाला है, क्योंकि डे ज़ीरो से आरबीआई ने जो पहला सर्कुलर लाया था उसमें ही क्लियरली लिख दिया था कि ये सिर्फ इंटरेस्ट या ईएमआई जो भी है उसका डेफरमेंट होने वाला है। ये कोई वेवर नहीं है। जब भी ये मॉनिटोरियम खत्म होगा, चाहे वो 31 मई को हो या अगस्त को हो या मे बी दिसंबर को हो, पर जब भी खत्म होगा आपने देना तो है। ये आपकी लाइबिलिटीज़ के सामने अमाउंट जो है वो खड़ा रहेगा। पर ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, इसके ऊपर अगर आप केयरफुली आरबीआई का पहला सर्कुलर जो मार्च में आया था, जिसमें मई तक मॉनिटोरियम दिया था, उसके बाद मई में एक और सर्कुलर निकाला था कि वो अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया है वो मॉनिटोरियम। ये सारे सर्कुलर्स में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे वाई वर दे साइलेंट? जब इतनी सारी अच्छी बातें कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े फ्रेजेस और जार्गन्स बना के नए वर्ड, आई मीन लेट्स फेस इट, मॉरेटोरियम वर्ड एक कॉमन मैन को पता भी नहीं था ये कोविड का अनाउंसमेंट आने से पहले। शायद जो बिजनेस लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स लेते हैं उन्हें फिर भी ये पता होगा। इंडिविजुअल लोन्स में किसे मॉरेटोरियम मिला है आज तक? किसी को नहीं, किसी को पता भी नहीं है। तो जो इतना सारा एजुकेशन आप अपने बोरोवर्स को अगर वैसे दे सकते हैं तो फिर ये चीज़ पे भी एक स्टैंड देना चाहिए था ना। या अगर उस टाइम इस पर क्लैरिटी नहीं थी तो एटलीस्ट इतना लिखकर छोड़ देना चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे क्या डिसाइड होगा वो जो है आरबीआई और गवर्नमेंट सब्सिक्वेंटली बताएंगे। अब आपने साइलेंट रह के तो एक तरह से यही अज्यूम करने बोल दिया लोगों को कि अरे ये तो एक तरह का इकोनॉमिक रिलैक्सेशन आ रहा है, एक स्टिमुलस आ रहा है। तो लोगों ने भी बड़ी इजीली इसको अज्यूम कर लिया कि इस ब्याज के ऊपर कोई एडिशनल ब्याज, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये सारे वर्ड्स इसके लिए यूज़ होते हैं। तो हम हमारे वीडियो में फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के नाम से अब रेफर करेंगे। तो ये चीज़ का अगर आभास उसी टाइम उस सर्कुलर में दे दिया होता तो शायद आज इसका इतना बड़ा मुद्दा बन भी ना रहा होता। या जो लोगों ने ज़बरदस्ती ये मॉनिटोरियम ले लिया था थोड़ा सा पैसा सेव करने के लिए, तो शायद वो कभी ये मॉनिटोरियम लेते ही नहीं। तो एनीवे, इसके कारण अब ये मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक बात खाली मैं अपने व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा कि हर हियरिंग के बाद काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऑब्वियसली आते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स या दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी इनको कवर करते हैं। पर एक डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हर हियरिंग के बाद कुछ ना कुछ एक नॉइज़ लेकर आते हैं वो लोग कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट, और उसके बाद वो अनाउंसमेंट में जनरली मतलब वो कुछ होता नहीं है, क्योंकि कैसे देंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस हियरिंग में बहुत सारे पिटीशन सुने हैं और उसके बाद कहा है कि ठीक है गवर्नमेंट फलानी चीज़ पे अगले हियरिंग तक रिप्लाई करे या आरबीआई रिप्लाई करे, और ऐसी बातों को बोलकर सिर्फ एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट दी है, तो ऐसे में इसको बड़ा फैसला, बड़ा अनाउंसमेंट बोल के थोड़ा सा मुझे लगता है व्यूअर्स को मिसगाइड किया जाता है। तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप बहुत केयरफुली कोई भी चीज़ को फॉलो करें। जो भी चैनल को, जो भी न्यूज़ को आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको बहुत ही केयरफुली अपनी जो खुद की आपकी बूझ समझ है उससे फॉलो करें। ऐसे ही ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो ना करें। एंड एनीवे, हमारे चैनल का तो एम ही ये रहता है कि जो आपके काम की अपडेट्स है, क्योंकि देखिए आरबीआई को क्या प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब अपनी तरफ है। एज अ व्यूअर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर एज अ बोरोवर कहीं ना कहीं आप अटके हुए, कहीं ना कहीं आप इसका जो हीट है वो फेस कर रहे हैं। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि मेरे लोन के इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, पेमेंट्स का, मॉरेटोरियम का, सिविल स्कोर का होने क्या वाला है। तो एज अ व्यूअर आप उतने में इंटरेस्टेड हैं। एंड हम इंश्योर करेंगे कि इस वीडियो में एज अ बोरोवर आपको जो पॉइंट्स इंपैक्ट करने वाले हैं इन हियरिंग्स में, वो वाले कौन से पॉइंट्स हैं वो हम अलग से एक्सट्रैक्ट करके हाईलाइट कर दें। और साथ ही में हम ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक जो कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, उस पर भी बात कर लेंगे, ताकि
इसके साथ साथ आपको एक एजुकेशन भी मिलती रहे, तो आप भी गोइंग फॉरवर्ड प्रोजेक्ट कर सके कि अच्छा क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या होने के चांसेस कम। क्योंकि देखिए अनाउंसमेंट आने के बाद तो फिर वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बन जाता है और उसके हिसाब से हम डिसीजंस ले लेते हैं, बट एक बिजनेसमैन के लिए या एक बोरोवर के लिए ज़रूरी वो है कि वो क्या क्या एंटिसिपेट कर सके ये सब चीज़ों को देखकर। सो हाय गाइस, माय नेम इज़ अमनदीप एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। क्योंकि इस चैनल का एम यही है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस डिसीजंस खुद ले सकें। और इसी एम को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में, जैसा कि हमने पहले कहा कि एज अ व्यूअर, एज अ बोरोवर, आपको आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं इन सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स में से वो हाईलाइट करें। उसी के साथ साथ हम RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस डिसीजन मेकिंग में और उनका क्या स्टैंड होता दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो भी डिस्कस करें। एंड इसी के साथ साथ जैसा कि मैं पहले हाईलाइट कर रहा था कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स को देखकर आप ये इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा डायरेक्ट सोर्स तक जाना चाहिए। तो इसलिए हमारे चैनल पे हम ट्राई करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, आपको डायरेक्टली RBI के एक नोटिफिकेशन या सर्कुलर की कॉपी दिखाएं, वो स्क्रीन पे साथ के साथ चलती रहे, सो दैट आप ऑनलाइन न्यूज़ को सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते जो एग्जैक्ट ऑर्डर आया है उसको भी सामने रख के उससे रिलेट कर सकें, ताकि अगर कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको वहीं के वहीं पकड़ लें। तो इसके लिए इस वीडियो के एंड में हम ये भी दिखाएंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर जाके ये जो पिटीशन चल रही है, रिट पिटीशन, इसके डेट दर डेट जो भी नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसको कैसे आप खुद डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो ग्रेट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ये केस अभी किस डायरेक्शन में जाता दिख रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इनिशियली एक फ्लेवर इस पर दे दिया था कि जो मेन इंटरेस्ट है, जो ये 2 लाख करोड़ का अमाउंट जो RBI बता रहा है, जो कोर इंटरेस्ट है आपके लोन का, उस इंटरेस्ट का वेवर को टेकअप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इतना कीन नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो तो एक बेसिक ब्रेड एंड बटर है किसी भी बैंक का। पर इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि दे डोंट सी एनी मेरिट इन बैंक्स चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि आपने इसको एक रिलैक्सेशन की तरह अनाउंस किया था। जब मैं कहता हूँ आपने, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिलैक्सेशन की तरह इसको ऑफर किया था, तो ये ऑफर करने से पहले गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इसका मॉनिटरी इंपैक्ट क्या आने वाला है। अब कुछ रिलैक्सेशन अनाउंस करने के बाद अब कैसे गवर्नमेंट बोल सकती है कि उन्हें पता नहीं था कि इसका ये इंपैक्ट आने वाला है। इनफैक्ट 26 अगस्त को जो हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जस्टिस अशोक भूषण ने क्लियरली ये बोला था गवर्नमेंट को कि इट सीम्स दैट गवर्नमेंट इज हाइडिंग बिहाइंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि वो छुप रहे हैं ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका जो भी है वो डिसीजन ले ले और उन्हें ये सब में ना पड़ना पड़े। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि गवर्नमेंट को भी अपना एक एफिडेविट फाइल करना होगा जिसमें उन्हें अपना व्यू, अपना डिसीजन या कैसे वो इस चीज़ से डील कर सकते हैं वो प्रॉपर्ली सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना होगा। एंड काफ़ी सारे प्रीवियस हियरिंग्स में ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल ही दिया कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास या यूनियन ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट पावर्स हैं, एडिक्वेट पावर्स हैं कि वो इस तरीके किसी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को एब्जॉर्ब कर सके, वेव कर सकें या और जो भी तरीके का कुछ एक रिलैक्सेशन उसमें दे सकें। फिर काफ़ी लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है या कंसर्न है कि ये सब में RBI क्या कर रहा है, RBI क्यों नहीं ये रिलैक्सेशन और फर्दर ऑफर कर रहा है। तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि RBI जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए। तो जब हम रेगुलेट कहते हैं तो उसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती है कि अगर कोई बैंक कुछ गलत कर रहा है, कोई गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहा है RBI की या इन जनरल गवर्नमेंट की, तो उन बैंक्स को पेनल्टी लगाना। और उसी के साथ अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जो बैंक्स के प्रॉफिट्स को या बैंक्स के ओवरऑल ऑपरेशंस को हार्म कर सकता है, तो वो चैलेंजेस और वो कंसर्न्स को हाईलाइट करना भी RBI का ही काम है। तो कोविड-19 के चैलेंजेस को देखते हुए देखिए, जो मॉरेटोरियम का बेनिफिट था वो RBI ने एक्सटेंड कर दिया था कि अगर 6 महीने आप आपके EMIs पे नहीं करते हैं तो भी आपका सिविल स्कोर ख़राब नहीं होएगा। अब उसके बाद लोग पूछते हैं कि फिर RBI क्या कर रहा है। तो RBI ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि देयर कैन नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन फॉर दिस, कि ऐसा कोई एक बोलते हैं ना साइज़ का कपड़ा नहीं बना सकते जो सबको पूरा आ जाए। तो सिमिलरली ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें वेरियस कैटेगरीज ऑफ बोरोवर्स हैं। तो यहाँ पे आप समझिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है। चैलेंज ये आ रहा है टू आइडेंटिफाई कि हु आर द बोरोवर्स हु आर जेन्युइनली इम्पैक्टेड बाय कोविड। ये कैसे पता करें, क्योंकि अभी अगर हम इस तरीके से पता करें कि अच्छा जो भी बोरोवर फरवरी के पहले या जनवरी के पहले ऑलरेडी NPA था या ऑलरेडी स्ट्रेस में था, तो ऐसे बोरोवर्स का कहना है कि चलिए मान लेते हैं कि हम ऑलरेडी स्ट्रेस में थे, पर कोविड-19 के इम्पैक्ट के कारण अभी हम और फर्दर स्ट्रेस में चले गए ना। क्योंकि ऐसे भी बहुत से बोरोवर्स हैं जो स्ट्रेस में हैं, पर उनका इंटेंशन था कि वो इस स्ट्रेस से बाहर आए, NPA से बाहर आए, जो भी करके। सपोज कर लेते हैं एक बोरोवर था जो फाइनली इतना थक हार गया था NPA होने के बाद कि उसने खुद ही बैंक के साथ कोऑपरेट कर रहा था कि उसकी प्रॉपर्टी बिकवाए और वो लोन जो है रीपे करके NPA से बाहर आ जाए।
पर अब कोविड-19 के बाद तो रियल एस्टेट मार्केट का भी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, उसे सही प्राइस मिल ही नहीं रही होगी उसकी प्रॉपर्टी की। इनफैक्ट वो किसी अगर छोटे शहर को बिलोंग करता है तो ऐसे शहरों में तो प्रॉपर्टी का डिमांड ही ऑल टुगेदर नीचे चला गया है। तो अगर वो एक ख़राब प्राइस पे भी वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो उसको सामने बोरोवर्स तो मिलने चाहिए, उसको सामने कस्टमर्स तो मिलने चाहिए जो उस टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आ गए हैं और इतना आसान नहीं है आरबीआई के लिए फटाफट एक कोई सॉल्यूशन अनाउंस कर देना। तो अब हो क्या रहा है कि अगर वो ये सॉल्यूशन अनाउंस कर देते हैं कि सबका लोन पे और 3 महीने का मॉरिटोरियम और 6 महीने का मॉरिटोरियम, तो यहाँ पे जो जेन्युइन बोरोवर्स हैं जो इम्पैक्टेड हैं उनके साथ साथ जिनके ऊपर कोविड का कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है वो लोग भी मॉरिटोरियम अवेल कर लेंगे। तो फिर ये एक तरह से बैंक्स के साथ अनफेयर है, क्योंकि जो पैसा, जो लिक्विडिटी, जो कैश फ्लोज उनके रेगुलर बेसिस पे आने चाहिए वो इस मॉरिटोरियम के कारण अटक रहे हैं। तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आरबीआई ने अपनी एक 2-fold अप्रोच फॉलो करी है उसमें। तो आरबीआई ने ऑलरेडी 6 अगस्त को एक गाइडलाइन निकाल दी थी इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि अब 31 अगस्त के बाद लोन्स का क्या होने वाला है, रिपेमेंट्स कैसे होने वाले हैं, उसको समझाने के लिए, जिसको नाम दिया गया था मॉरिटोरियम 3.0 का। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में आ गया है, उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। क्योंकि अगर अगस्त के बाद भी आपको रीपेमेंट करने में कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है तो आपको कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको पे करना है सितंबर में पूरा अमाउंट। तो आप ये वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे आप फर्दर 2 साल के मॉरिटोरियम बेनिफिट के लिए या 2 साल के किसी और तरीके की रिलैक्सेशन के लिए अपने बैंक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आरबीआई ने उस 6 अगस्त के सर्कुलर में पर्सनल लोन्स के लिए एक पूरा प्लान बनाकर दे दिया कि कैसे अप टू 2 ईयर्स का बेनिफिट उनको दिया जा सकता है जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं उनको। और उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट बोरोवर्स या जो बोलते हैं हम बिजनेस बोरोवर्स के लिए कहा गया था कि एक स्पेशल एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी, जो कि बाद में केवी कामत कमेटी के नाम से सामने आई थी। और वो कामत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश भी कर दी है। तो उसके हिसाब से बिजनेस लोन्स को मॉरिटोरियम का बेनिफिट मिल सकता है। तो पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स या कॉर्पोरेट लोन्स दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके आरबीआई ने मॉरिटोरियम को एक्सटेंड कैसे करना है उसके जवाब ऑनेस्टली दे दिए हैं। तो इसके आगे अब आरबीआई से क्या एक्सपेक्टेड है, मुझे पर्सनली लगता है कि इसके आगे और ज़्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक सजेशन ये पूरे सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स के दौरान बड़ा अच्छा आया था कि किसी सज्जन ने कहा था कि जब सारे बोरोवर्स इतने स्ट्रेस में से गुजर रहे हैं तो फिर उनके स्ट्रेस के सामने बैंक्स को अपना नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने के लिए क्यों मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का लोन 11% या 12% पे चल रहा है तो बैंक्स तो उसके ऊपर 3 से 4% कमाते हैं। तो इतने स्ट्रेस में बैंक्स को कमाने का मौका क्यों मिलना चाहिए। अगर ऐसी बात है कि बैंक्स का नुकसान हो जाएगा या बैंक को जो डिपॉजिटर्स का पैसा लौटाना है या जो भी दूसरा स्ट्रेस हो जाएगा इस तरह से इंटरेस्ट को माफ़ करने से, तो क्यों ना एटलीस्ट सबके लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लैश कर दिए जाएँ। तो इन सज्जन का तो ये कहना था कि जिस भी बैंक से किसी ने लोन लेके रखा है उसके लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी बैंक की उसी टेन्योर की एफडी से इक्वल कर देना चाहिए। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक्स जितना किसी एफडी पे दे रहे हैं उतना ही एक लोन पे कमाने का हक उनके पास छोड़ना चाहिए। एक तो बैंक्स का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है वो खाली एक एफडी पे दिए गए रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर नहीं होता है, उसमें और भी कुछ कॉस्ट ऐड होते हैं। बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में आ गया है ऊपर, उसको प्लीज़ देख लीजिए एक बार। तो ठीक है, पर फिर भी अगर इस सजेशन को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करें तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि बैंक के लिए एक उस टेन्योर के फंड्स का जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट के बराबर का इंटरेस्ट रेट कर देना चाहिए। बेसिकली बैंक्स जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो हम निम बोलते हैं, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक्स का, वो ज़ीरो कर देना चाहिए इस साल के लिए, ताकि फिर बैंक्स कम से कम इक्वली तो सफ़र करें, उनको भी क्यों प्रॉफिट कमाने मिलना चाहिए। तो इन अ वे ये थोड़ा सा फेयर सॉल्यूशन साउंड तो करता है, पर अगेन फिर क्या हम ये बोल रहे हैं कि जो भी कंपनीज़ या बोरोवर्स है जिनको ये मॉरिटोरियम पे से इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलने वाला है, क्या वो सब लॉस मेकिंग ही होने वाले हैं? ऐसा अगर बैंक्स के उनको डिस्काउंट मिल जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो फिर क्या अगर वो सब लॉस मेकिंग नहीं होने वाले हैं तो क्या वो प्रॉफिट कमाएं और यहाँ पे बैंक्स लॉस लें, क्या वो सही है? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स तो जो प्राइवेट हैं उन्हें तो काफ़ी प्रेशर आ जाएगा, उनके शेयर प्राइस को काफ़ी प्रेशर आ जाएगा, सभी लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पे। तो इस तरह से अगर वो सडनली लॉस में चले जाते हैं इस साल, सो देयर स्टॉक प्राइस विल टेक अ हिट, देयर शेयर होल्डर्स विल सफ़र। तो इवेंचुअली घूम फिर के देखिए सारा इम्पैक्ट अब आप समझ गए होंगे कि घूम फिर के किसी ना किसी तरीके से तो इकोनॉमी पे आ ही जाने वाला है। तो इसलिए मैटर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट यहाँ मैंने क्लियर कर दिया एक चीज़ कि आरबीआई से जो एक्सपेक्टेशंस थे उसके अगेंस्ट आरबीआई ने ये अभी तक किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नाउ देर इज़ वेरी लिमिटेड लेफ्ट टू बी डन बाय द आरबीआई। आई थिंक द मोस्ट ऑफ इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट नाउ। सो एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड,
अब आपसे एक क्रिसिल का एक रिपोर्ट शेयर कर दूं। क्रिसिल एक इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी है और उन्होंने 31 अगस्त को एक रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक रैंडम बेसिस पे इंडिया की 2300 कंपनीज़ को स्टडी किया था। ये 2300 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज थी, यानी कि इन कंपनीज़ का फाइनेंशियल बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है और ये ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने मॉरेटोरियम लिया था। तो 2300 ऐसी कंपनीज़ को उन्होंने स्टडी किया जिन्होंने मॉरेटोरियम का बेनिफिट अवेल किया था और उन्होंने ये पाया कि उनमें से 3/4 75% ऑफ द कंपनीज ऐसी थी जो कोविड आने से पहले ही सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड थी या नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड थी। नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर हम एक्सटर्नल रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग के हिसाब से जाएं तो BBB या उससे बेहतर के जो रेटिंग्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होते हैं और BBB से नीचे यानी BB एंड डाउनवर्ड्स वो सारे नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड या सब इन्वेस्टमेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। यानी कि उनको बोला जाता है कि उनका लोन रीपे करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो ऑलरेडी लो है। तो ये क्रिसिल की रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि ऑलरेडी 3/4 ऑफ द कंपनीज इनमें से ऐसे ही थे जो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे थे। तो आई थिंक ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं इशारा करती है आरबीआई के उस चैलेंज की तरफ जो आरबीआई मेंशन कर रहा है चैलेंज, कि जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे या जिनको एक्चुअल में जिनके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है, आइडियली ये दोनों कैटेगरीज को शायद ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, पर ये दोनों कैटेगरीज भी बेनिफिट उठा रहे हैं जो कि ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए और इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो एनीवे, अब हम क्विकली कवर कर लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स में हो क्या रहा था। तो लास्ट जो हमने कवर किया था 26 अगस्त की हियरिंग थी जिसमें जस्टिस अशोक भूषण ने कह दिया था गवर्नमेंट को कि अब वो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगी कि वो अब एक ठोस सॉल्यूशन, एक ठोस डिसीजन के साथ अब सामने आए अगली हियरिंग से एंड इस जो है मैटर के क्लोजर की तरफ अब हम चल सकें। तो उसके बाद हियरिंग जो है 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 10 सितंबर, 28 सितंबर एंड 5 अक्टूबर, ये सारे डेट्स को कुछ ना कुछ हियरिंग्स हुए हैं। जनरली इनमें जो हुआ है वो ये हुआ है कि काफ़ी सारे पिटिशंस और जो मल्टीपल प्लीज थे, सबकी हियरिंग बैक टू बैक जो बेंच है उसने सुनी है। मोस्ट ऑफ दीज पिटिशंस तो सेम ही रीजंस के बारे में थी। कुछ एक जो नए पिटिशंस आए थे वो ये आए थे कि ये मॉरेटोरियम को December 31 तक एक्सटेंड कर देना चाहिए, बट उसमें तो आरबीआई ने अपना एक नेगेटिव व्यू दे दिया था क्योंकि उनके हिसाब से अब चूंकि अनलॉक जो है वो काफ़ी सारे वर्जन जो है अनलॉक के वो भी अब इकोनॉमी में आ चुके हैं, तो इतने सारे अनलॉक होने के बाद ऐसा फ्लैट सारे ही बोरोवर्स को मॉरेटोरियम दे देना इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आरबीआई ने कहा है कि इसके बाद जो भी कोई मॉरेटोरियम है वो असेसमेंट बेस्ड ही होगा, कि बैंक्स जो हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिशन करवाएंगे अपने बोरोवर्स से और असेस करके मॉरेटोरियम 3.0 के रूल्स के हिसाब से अप्रूव या रिजेक्ट करेंगे किसी के एप्लीकेशंस को। हालांकि ये प्लीज़ में जो है उसका उल्टा डिमांड किया है, बोला है कि फ्लैट सब लोगों के लिए जो है वो मॉरेटोरियम बढ़ा देना चाहिए 31 दिसंबर तक। और दूसरे पिटिशंस वही हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, इसको वेव कर देना चाहिए। तो ये सब सुना सुप्रीम कोर्ट ने, पर 3 सितंबर वाले हियरिंग में थोड़ी सी एक काम की चीज़ आपके और मेरे जैसे बोरोवर्स के लिए बोली उन्होंने कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की इस मैटर की जो हियरिंग है उसका फाइनल रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक किसी भी बैंक को कोई भी बोरोवर का एसेट क्लासिफिकेशन चेंज करने का, डाउनग्रेड करने का कोई हक नहीं रहेगा। तो अगर आप 31 अगस्त के बाद अपना जो EMI है वो सर्विस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपका बिजनेस अभी भी इम्पैक्टेड है कोविड से, तो देन ये आपका हक है कि आपका जो एसेट क्लासिफिकेशन है वो मेंटेन रहे। तो मेंटेन से मतलब है कि अगर आप स्टैंडर्ड हैं एज ऑन 31 अगस्त तो आप स्टैंडर्ड ही रहें, या फिर आप कोई भी एक कैटेगरी में है, 0 से 30 डेज़ के डिले में है या 30 से 60 डेज़ वाले डिले के ब्रैकेट में है, तो जहाँ भी है वो वहीं रहे, वो फर्दर डाउनग्रेड ना हो, आपका सिबिल स्कोर फर्दर गिरे ना, और अगर वो अच्छा है तो इम्पैक्ट ही ना हो। तो ये चीज़ जो है वो आप इंश्योर करते रहिएगा ऑनगोइंग बेसिस पे, और अगर बैंक से ऐसी कोई गलती हो रही है तो इमीडिएटली रिटर्न में जो है उनके पास आप कंप्लेंट्स डालें, इसको टेकअप करें। तो और 3 सितंबर के बाद जो हियरिंग, मीनिंगफुल हियरिंग अगर बोलेंगे तो वो एक्चुअली नहीं हुई है कोई भी, क्योंकि सारी जो हियरिंग्स थी 28 सितंबर की या 5 अक्टूबर की, सब में जनरली वही हुआ है कि और पिटीशन सुने गए हैं एंड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना कुछ एफिडेविट्स फाइल करने बोले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को उनके डिसीजंस को लेकर। बट हाँ, 5 अक्टूबर की हियरिंग के पहले गांधी जयंती वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप टू 2 करोड़ के जितने भी लोन्स हैं उनके ऊपर जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो लगा है उसको वेव करने का जो प्रपोजल है, एक एफिडेविट जो है वो फाइल कर दिया था कि वो लोग ओके हैं अप टू 2 करोड़ के लोन्स के लिए करने के लिए। तो अप टू 2 करोड़ के लोन्स में जो इंडिविजुअल बोरोवर्स हैं और काफ़ी सारे MSMEs जो हैं वो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे, पर अब ये 2 करोड़ के लोन्स तक ही क्यों सीमित है, उसके बड़े वाले लोन्स के इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का क्या, ये सब आने वाली हियरिंग्स में चलता रहेगा। बट ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके और मेरे जैसे बोरोवर्स के लिए।
क्योंकि अगर ये फॉर्मलाइज हो जाता है और उसके ऊपर जो है फॉर्मल नोटिफिकेशन आरबीआई से बैंक्स को आ जाता है, तो अगर आपका लोन 2 करोड़ से नीचे है तो आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का झंझट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और वेव हो जाएगा। अब इसको हम इंडिविजुअल बोरोर की तरह देखें तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ है, पर एक बात है कि इस तरह अगर 7,000-8,000 करोड़ जैसा जो अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का, अगर ऐसा सारे बोरोर्स का गवर्नमेंट खुद वेव करती है तो वेव जैसा तो कुछ है नहीं। देखिए, ये जो वेवर वर्ड है ना इस चीज़ का, उसका एक ही मतलब है कि बैंक्स के जेब में तो वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जाने वाला है। तो अगर बोरोर्स नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट वेव करेगी और गवर्नमेंट अपनी जेब से बैंक्स को देगी। तो अब वो जब ऐसा करेगी तो भी आपके और मेरे जैसे टैक्स पेयर का ही पैसा यूज़ करके करेगी। तो बेसिकली देन जो हमारा बजटरी स्पेंडिंग है उसकी प्रायोरिटीज़ इम्पैक्ट हो जाएंगी, उसमें से कार्व आउट करना पड़ेगा ये पैसा। तो घूम फिर के इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हम सब तक पहुँचने ही वाला है। हियरिंग की नेक्स्ट डेट जो अनाउंस हुई है वो 13 अक्टूबर हुई है, तो उस दिन अब फर्दर ये मैटर आगे बढ़ाया जाएगा एंड होपफुली ये 2 करोड़ तक के लोन्स पे जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का वेवर है वो होपफुली फाइनलाइज हो जाएगा। तो दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बोरोर्स इन दैट कैटेगरी। तो एज अ सजेशन बस जैसा मैंने पहले कहा, आपके लिए 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। एक तो ये कि आप इंश्योर करते रहिए कि आपका जो बैंक है वो आपका एसेट क्लासिफिकेशन डाउनग्रेड नहीं करे ऑल दिस वाइल, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है, तो दे हैव टू अवॉइड बाइट, सारे बैंक्स कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको पर्सनली एक सजेशन दूंगा कि इस होप में मत रहिए कि ये जो मेन इंटरेस्ट है, जो आपके लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट है 6 महीने का, वो वेव ऑफ होगा, क्योंकि चांसेस बहुत ही कम है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंडिकेट कर दिया था कि वो ज़्यादा कीन नहीं रहने वाले हैं इस पर, बट अभी चूँकि पिटिशंस आए हैं और इतना सेंसिटिव मैटर है तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुन रहा है। तो इंटरेस्ट वेवर पे आप इतना बैंक मत कीजिएगा, वो जो भी आपका अमाउंट है उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग आप साइड बाय साइड करते रहिए, टोटली इस पर डिपेंड मत कीजिए। एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है उसके लिए तो मुझे होप्स लग रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट के अगर इमेज और वो सब पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम सोचें तो इस टाइम पे अगर उन्होंने लोगों से इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिकवर कर लिया तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं ग्रजेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट रख लेंगे, पाल लेंगे। तो एक पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग के लिए मुझे लगता है ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड शायद वो लोग 2 करोड़ से ऊपर के लोन्स का भी कुछ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पार्टली इफ़ नॉट फुली, शायद पार्टली कुछ वेव करने की बात करें। बट अगेन ये सब पर्सनल प्रोजेक्शन से, लेट्स सी 13 अक्टूबर को और क्या चीज़ें सामने आती हैं वो हम साथ में मिलकर देखते हैं। और अब हम क्विकली मेरी मोबाइल स्क्रीन में जंप करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट ओपन करके ये जो रिट पिटिशन चल रहा है, जो केस चल रहा है इंटरेस्ट वेवर का, उसके सब्सिक्वेंट जो ऑर्डर्स आएंगे उसको आप खुद कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्विकली डाउनलोड करके व्यू कर सकते हैं। एंड कोई भी न्यूज़, कोई भी चैनल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देखते टाइम उसे उस ऑर्डर के लाइट में देख सकते हैं, ताकि आपको बेटर समझ में आए और कोई आपको गुमराह ना कर पाए। एंड सिमिलरली उसके बाद हम क्विकली आरबीआई के वेबसाइट का भी एक क्विक इंटरफेस देख लेते हैं, और अगर इस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो कुछ भी फॉर्मल डिसीजंस आते जाते हैं और वो जब आरबीआई कम्युनिकेट करेगा बैंक्स को एंड हमारे जैसे बोरोअर्स को, तो वो भी आपको कहाँ पे देखना है वो भी एक बार हम कवर कर लेते हैं, सो दैट आप क्विकली अपने मोबाइल पे सब कुछ एक्सेस कर सकें। सो ग्रेट गाइस, लेट्स डाइव इनटू माय मोबाइल स्क्रीन। तो ये है हमारा नॉर्मल गूगल सर्च का स्क्रीन। यहाँ पे हमें सर्च करना है सुप्रीम कोर्ट, और आप देखेंगे रिजल्ट्स में जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का पहला ही एक ऑप्शन आएगा, केस स्टेटस। केस स्टेटस पे ही डायरेक्टली जाना है। और यहाँ पे कई बार अगर आपको कोई और ऑप्शन शायद बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ होगा, शायद डायरी नंबर या पार्टी नेम, तो उसे आपको केस नंबर पे लाना है। ये जो 3 बार्स बने यहाँ पे, उसमें जाके केस नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कोड डालना रहेगा 7343 अभी दिखा रहा है यहाँ पे कैप्चा कोड। केस टाइप में आप सिलेक्ट करेंगे रिट पिटिशन सिविल, बिकॉज ये एक सिविल WP है, रिट पिटिशन है, तो वो ऑप्शन चूज़ करेंगे केस टाइप में। इसका नंबर है 825, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ था, तो ऑटो फिल में दिखा रहा है। 825 आपको नंबर में टाइप करना है, ईयर 2020 पे ही रखना है। इसे जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये जो रिट पिटिशन चल रहा है, जो गजेंद्र शर्मा नाम के एक आगरा के नागरिक हैं जिन्होंने डाला था सुप्रीम कोर्ट में, तो और उसी के आगे पूरा जो है प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सारे हियरिंग्स उसी के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो इसको जैसे आप सबमिट करेंगे तो उस केस के समरी यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो डायरी नंबर दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे कई सारे डिटेल्स। ये लास्ट जो है देखिए जस्टिस अशोक भूषण, जिनका अभी नाम हमने वीडियो में भी लिया था, वो दिखा रहा है। एंड इस तरीके से केस का स्टेटस, कैटेगरी, पिटिशनर्स के नाम तो गजेंद्र शर्मा आगरा दिख रहा है यहाँ पे। रिस्पोंडेंट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, एंड देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द गवर्नर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे, सारे डिटेल्स ये जो भी न्यूज़ चैनल्स में या जहाँ भी आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं, तो सारे डिटेल्स आपको एक्चुअली यहाँ पर मिल जाएंगे।
और इसमें सारे ऑप्शंस में जाके आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम चूँकि ऑर्डर का कॉपी देखना चाह रहे हैं तो हम जाएंगे जजमेंट ऑर्डर्स में। ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे स्क्रॉल हो गया, ऐसे हम ऊपर ले आए वापस। ये देखिए जजमेंट ऑर्डर्स में जाते ही डेट वाइज ऑर्डर्स यहाँ पे आपको अपलोडेड दिखेंगे। 5 अक्टूबर जो हमने लास्ट बात करी वीडियो में, देन 28 सितंबर, एंड जो मेन केसेस थे, मेन हियरिंग्स थे, वो आपको सारे मेन केस के नाम से दिखेंगे। तो देखिए फिर हमने 10 सितंबर की बात की थी, फिर 1, 2, 3 सितंबर देखिए लाइन से दिख रहा है। तो हमने बात की कि 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक हियरिंग में अनाउंस किया था कि जो एनपीएस हैं वो डिक्लेयर नहीं करना है, या जो क्लासिफिकेशन है लोन्स का वो चेंज नहीं करना है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से। तो ये हमने 3 सितंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो उस पर देखिए जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स है आरओपी उस मेन केस का, वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो चुका है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है, ओपन हो गया है। इसमें काफ़ी सारे फैक्चुअल डिटेल्स हैं ऊपर, जैसे कि सारे जो अभी तक के डिटेल्स और एफिडेविट नंबर्स और वो सारे रेफरेंस नंबर्स है काफ़ी सारे। तो ये सब भी हमें स्क्रॉल डाउन करके और मेन जहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर में देखेंगे तो क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो इन द व्यू ऑफ द अबव द अकाउंट्स विच वर नॉट डिक्लेयर्ड एनपीए टिल 31 अगस्त 2020 शैल नॉट बी डिक्लेयर्ड एनपीए टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो इस तरीके से जो है क्लियरली आप डाउनलोड सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से कुछ भी करके एंड खुद अपने कंजम्पशन के लिए देख सकते हैं। एंड फिर ऐसे जो फाइल्स हैं उनको आप ओपन रख सकते हैं कोई भी न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ को सुनते टाइम। तो अभी हम ऊपर जाते हैं और अब हम देख लेते हैं कि आरबीआई के वेबसाइट पे फिर कहाँ पे इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको दिखेंगे। तो ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट देख लिया, उस पर और भी दूसरी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हमें देखना है कि आरबीआई के वेबसाइट पे ये कैसे चलता है तो देखिए यहाँ पे rbi.org.in, ये आपको पता होगा आरबीआई की वेबसाइट है। इसमें जाकर और इसमें भी जो टॉप राइट में आपको 3 बार्स दिख रहे हैं, 3 बार्स में हम जाते हैं तो देखिए नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो जो भी डेली नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आरबीआई के, जैसे 9 अक्टूबर को कुछ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का स्कीम आया है, देन और भी बहुत सारे डेली बेसिस पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस, कुछ छोटे कुछ बड़े आते रहते हैं। उसमें से बहुत सारे शायद आपके काम के नहीं रहेंगे और डायरेक्टली बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काम के रहेंगे, बट एज अ बोरोवर ऑल्सो बहुत सारे आपके काम के हो सकते हैं। सिमिलरली नोटिफिकेशंस के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे है प्रेस रिलीजेस। तो जो भी प्रेस रिलीजेस, जैसे कि अभी जो आरबीआई गवर्नर है उन्होंने 9 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लिया था, तो उसका जो सारा डिटेल्स है वो इधर अपलोड हो जाता है। तो सिमिलरली ऐसे कई सारे जो ऑप्शंस है, पब्लिकेशंस हैं, पुरानी कोई लेक्चर्स हैं ऐसे। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन एक्सेस फॉर फ्री, क्योंकि आपका राइट है, ये सारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो ऐसे आप प्लीज़ देखते रहिए, वाइल यू कैन कीप लिसनिंग टू ऑल द न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीथिंग, बट साथ में इसे खुला रखेंगे तो एटलीस्ट यू कैन नो कि कहाँ पे कौन सही बोल रहा है और कौन कुछ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सो गाइस, होप ये वीडियो देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या हियरिंग्स चल रहे हैं और ये पूरे मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेवर का जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर जो क्लैरिटी है वो आपको मिली होगी, और आपके काम के क्या पॉइंट्स हैं, जो बेसिकली 2 ही पॉइंट्स हैं जो हमने कवर किए इसमें, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, बैचमेट्स, रूममेट्स, जिसके साथ भी हो सके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन सभी लोगों के पास पहुंच सके ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में। एंड नीडलेस टू से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे सारे अपडेट्स के लिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नए अपलोड्स की जो नोटिफिकेशन है वो रियल टाइम बेसिस पे आपके पास आते रहे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो थैंक you so much for watching this video. Do take care of yourself till we meet next time in the next video. Thank you.